नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजार कल की तेजी के बाद आज थोड़ा सा बैकफुट पे पहुंच गए। खास तौर से जब 50% टैक्स का नोटिफिकेशन आया, एशियन मार्केट्स के अंदर थोड़ा प्रेशर आया और उसका इम्पैक्ट हम इंडियन मार्केट पे भी देख रहे हैं। अब कल है छुट्टी, उससे ठीक पहले भारतीय बाजार आज करीब करीब आधा % नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी भी आधा % नीचे कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक 1% नीचे है, मिड कैप 1% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% नीचे है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन में आज एडवांस 600 हैं और डिक्लाइन 1900 हैं, यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब करीब 3 शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज 4 लिस्टिंग हुई है जिसके ऊपर हम आगे बातचीत कर ही रहे हैं, करेंगे ही, लेकिन एफएमसीजी आज लीड कर रहा है 1% की तेजी के साथ। ऑटो आज 1/4% ऊपर है। प्रेशर है रियल्टी में 1.5% नीचे, पीएसयू बैंक में 1.5% नीचे, मिड कैप सेलेक्ट करीब करीब 1.5% नीचे, ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब आगे की रणनीति क्या हो, क्या करना चाहिए, इन सब पे हम बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद हैं कोलकाता से, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और अदरवाइज भी उनकी राय जानेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी। प्रदीप सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर एक राय, कैसे देख रहे हो आप बाजार को अभी, क्योंकि एक दिन तेजी है, अगले दिन मंदी है, फिर अगले दिन छुट्टी है, फिर अगले दिन पता नहीं क्या होगा। सो क्या रीड करा मार्केट्स में आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू यू एंड सारे व्यूअर्स को सर। एंड देखिए निफ्टी जिस तरीके से हमने देखा कि रिसेंटली 25,000 के ऊपर गया था, बाद में 25,000 के फिर से नीचे आ गया। 24,805 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। एंड कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीकनेस लग रहा है मुझे। 54,600 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। लगातार लास्ट 1 से 1.5 महीने का एक सपोर्ट था 54,900 के आसपास, वो ब्रेक हो चुका है। बैंक निफ्टी ज्यादा वीकनेस लग रहा है। बैंक निफ्टी 53,600 700 से पहले तो मुझे अभी भी कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। सो अकॉर्डिंग दैट बैंक निफ्टी नीचे जाने का और थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रहा है। जिस तरीके से कल भी मार्केट बंदा है, छोटा हफ्ता है। और निफ्टी भी देखिए, ओवरऑल लास्ट 3 महीने का डेटा देखिए आप, 24,350 एक न्यू सपोर्ट बिल्ड हुआ है। हायर टाइम फ्रेम में 25,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पे ही काम कर रहा है। बार बार हमने देखा कि 25,000 के ऊपर निफ्टी जाता है, दो एक दिन फिर से 25,000 से नीचे आ जाता है। सो कहीं ना कहीं मार्केट अभी एक रेंज बाउंड्री ट्रेड जो है, ट्रेडिंग जो है कर रहा है, और रेंज बाउंड्री रहने वाला है। सो मेरे ख्याल से इस मार्केट में तीन सेक्टर या तो स्टॉक्स में पैसा लगाया जा सकता है। नंबर वन, जहाँ पे फंडामेंटली अच्छा हो और जहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा हो यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आ रहा है कुछ सेक्टर्स में, कंपनीज में। या तो ऐसा थर्ड थिंग कि टेक्निकली अच्छा, फंडामेंटली भी अच्छा, और टेक्निकली एक बेस बना के ऊपर आ रहा है। ऐसा तीनों काउंटर अगर मिलेगा, ऐसा तीनों रूल्स के अंदर अगर आता है, तो उस केस में मैं बाय ऑन डीप करना पसंद करूंगा। और मार्केट मुझे ओवरऑल लगता है कि न्यूट्रल व्यू है। मैं ज्यादा नेगेटिव भी नहीं हूँ इस टाइम पे, ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं हूँ। 25,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है उस केस में और भी हायर प्राइस देखने को मिलेगा। ऑल इनफैक्ट ऑल टाइम हाई भी पॉसिबल है, लेकिन अभी थोड़ा दूर है। 24,800 कल मार्केट जो है कल बंद है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ ना करेंगे इंडेक्स लेवल पे तो ही अच्छा है, लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा वीकनेस देखने को मिल रहा है। ओके। एक चीज़ और प्रदीप सर, आईटी को आज आप कैसे देख रहे हो कि पिछले 2-3 सेशन में आईटी ने आउट परफॉर्मेंस दी है कंपेरेटिवली बाकी सेक्टर्स के। आज भी आईटी फ्लैट टू नेगेटिव है, कल आईटी 2.5% चला। सो कैसे रीड कर रहे हो आईटी इंडेक्स को? देखिए आईटी को लेके मैं लास्ट 2 महीने से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, आईटी को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ। क्योंकि आईटी ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। मतलब एक फंडामेंटल भी वैल्यू है आई थिंक। हाँ, आप ही के साथ तो शो कर रहे थे लास्ट वीक, जो जी। उस टाइम पे हमने टीसीएस को लेके भी बात किया था, और आपने भी बताया कि फंडामेंटली 3,900 के आसपास मैंने टारगेट दिया था, और आपने भी बताया था कि 3,800 3,900 के आसपास टारगेट निकल के आ रहा है। तो उस टाइम पे ट्रेड हो रहा था टीसीएस आई थिंक 3,050 3,060 के आसपास। आज ट्रेड हो रहा है 3,150 के आसपास। आज से 3 महीना 4 महीना बाद बात करेंगे 3500 3600 होगा। उसके 2-3 महीना बात करेंगे, देखते देखते 4,000 का भी टारगेट आने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो निफ्टी ओवरऑल आईटी इंडेक्स है सर, ये जो 36,155 के अभी आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बेस ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है 31,500 32,000 के अराउंड। सो आप ऑल टाइम हाई देखेंगे निफ्टी आईटी का 46,000 के थोड़ा ऊपर ही है। ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट नीचे है। 10,000 पॉइंट का रैली नेक्स्ट कमिंग 7 to 8 मंथ्स पे आपको देखने को मिलेगा। मैं पॉजिटिव ही था, पॉजिटिव अभी भी हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है बहुत ही अंडर वैल्यूएशन में अभी ट्रेड हो रहा है। तो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स पे आप पोजीशन बिल्ड करने का ये भी टाइम है। तो आपको एक राय आईटी के संदर्भ में भी दी गई है। जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए। आज थोड़ी बहुत बाइंग जो मार्केट में देखने को मिल रही है उसमें
हैवी वेट ऑटो आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज वहाँ पर खरीदारी है जिसमें आइशर है, मारुति है, दोनों में खरीदारी है। नेस्ले और एचयूएल दो एफएमसीजी के क्षेत्र के शेयर जो कि तेजी में आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज टॉप लूजर में श्रीराम फाइनेंस है, सन फार्मा है, टाटा स्टील है, बीईएल है जो कि दबाव में है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज मिड कैप में ओला इलेक्ट्रिक बढ़िया तेजी में, सोना कॉमस्टार में खरीदारी, कोलगेट और एसजेवीएन दोनों में खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में आज जहां प्रेशर है उसमें सबसे पहला नाम आता है आइडिया का। कल की तेजी के बाद आज वापस न्यूज फ्लोज और उसका इम्पैक्ट। इंडस टावर, पीबी फिनटेक, बंधन बैंक जहां पर प्रेशर है। खरीदारी वाली साइड पे स्मॉल कैप में आज जहां खरीदारी है उसमें प्रोमिनेंटली जिन शेयरों में आज हलचल देखने को मिल रही है उसमें सेलेक्टिव न्यूज फ्लोज रिलेटेड ही स्टॉक हैं। बीएलएस इंटरनेशनल, सीईएससी, पीवीआर आइनॉक्स और आईकेएस जहां पे खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात की जाए तो बिकवाली आज देखने को मिल रही है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे, एंजल वन में, केफिन टेक में और एमसीएक्स में जहां पर आज ज़्यादा दबाव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रदीप सर, ये एफएमसीजी मेजर नेस्ले, एचयूएल थोड़े हलचल में तो आए हैं, क्या ये डिफेंसिव का मोड है खाली या लग रहा है कि नहीं बाय जा सकते हैं इनमें? सर मुझे लगता है कि डिफेंसिव मोड भी है। सेकंड, एक बेस ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है। आप देखेंगे नेस्ले अभी ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 1170 के आसपास। रिसेंटली एंटायर जो है एफएमसीजी काउंटर को आप देखेंगे, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर जैसे स्टॉक्स में एक रिसेंटली बेस जो है बिल्ड हुआ है। अभी मुझे लगता है कि डाबर ही देखेंगे ऑलमोस्ट 480 490 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करने वाला है। और एक सपोर्ट लेके रिसेंटली हमने देखा कि 530 के अराउंड भी डाबर ट्रेड कर रहा था। सो बेसिकली देखा जाए तो 500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी मुझे अच्छा लगता है कि देखेंगे रिसेंटली 2300 के आसपास से एक अच्छा बेस बना के अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं जो है एफएमसीजी बहुत टाइम से चला नहीं था, टेक्निकली एक बेस बिल्डिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि इसके बाद फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आना चाहिए। तो जितने भी काउंटर्स है, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबूर और भी मैरिको जैसे स्टॉक्स, मुझे लगता है कि करेंट जोन से आपको पोजीशन अगर आपके पास है तो आपको होल्ड भी करना चाहिए और फ्रेश पोजीशन भी आप बिल्ड करके जा सकते हो। मैं तो नेगेटिव कुछ नहीं देख पा रहा हूँ और बेस ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। और इनफैक्ट लास्ट 1.5 से 2 साल ना उतना चला नहीं है, बहुत जो है कंसोलिडेशन में ही था। तो मुझे लगता है कि इस बार चलने वाला है। तो थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन और बेस फॉर्मेशन के बाद एक अच्छे मूव दोनों ही स्टॉक्स में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे प्रदीप सर से कुछ सवालों को लेकर भी। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, प्रदीप सर से कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, किसी भी शेयर पर उनकी राय जानना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेंबर्स के जरिए भी, यानी कि मेंबरशिप लेकर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे प्रदीप सर से या किसी भी जानकार से अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल पूछा है हमारे साथ अक्षय कुमार जी ने। अब पता नहीं है वो अक्षय कुमार है या दूसरे अक्षय कुमार है, लेकिन इनके पास सालासार टेक्नो के शेयर हैं। इन्होंने 24 रुपये पे लिया है। आई एम श्योर वो तो नहीं होंगे, एटलीस्ट 24 रुपये पे तो नहीं लेंगे वो शेयर, लेकिन सालासार टेक्नो क्या किया जाए? देखिए, पेनी स्टॉक ऑलरेडी बन चुका है 7 रुपीज के आसपास। सालासर टेक्नो भी चल रहा है। मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली एक डाउन पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो 9 रुपीज के आसपास सपोर्ट था, वो भी ब्रेक करके नीचे आ रहा है। तो कोई मतलब नहीं है सर ये स्टॉक्स में एक काउंटर पे रहने का। मेरे ख्याल से कोई भी अगर उछाल मिले, आप एग्जिट के बारे में ही सोचिए और फ्रेश बाय तो नहीं करना है। और करेंट जोन से अगर पॉसिबल है तो एग्जिट करके जाइए, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट ऑलरेडी 1.5 2 साल से नीचे आया है स्टॉक, 34 के आसपास था, उसके बाद अभी बचा नहीं है ज्यादा कुछ कंपनी के अंदर। आप देखेंगे मार्केट कैप भी 1300 करोड़ के आसपास ही है, 25 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, लेकिन लास्ट 3 साल का प्रॉफिट जो ग्रोथ देखेंगे ऑलमोस्ट -9% के आसपास चल रहा है। तो जहां पे 1000 1200 करोड़ के आसपास कंपनी है, 7 8 टका पे चल रहा है, 36 34 पे था, सस्टेन नहीं हो रहा है। वीकली, डेली, मंथली तीनों कैंडल खराब है, ना ठीक ठाक है फंडामेंटल, ना ही ठीक ठाक है टेक्निकल। तो ऐसे स्टॉक पे रहना मतलब मुझे लगता है कि और भी ज्यादा खुद को, पैसे को आप खुद और ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो, तो एग्जिट करने का सलाह रहेगा। तो आपके लिए यही राय कि यहाँ पर ना फंडामेंटल है ना टेक्निकल है, सो बेटर है आप तेज़ी में निकलने की कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर है। और अपना कैपिटल बचाएं जो अब ऑलरेडी इरोड हो चुका है बड़े हिस्से में, लेकिन अगर आपको कोई भी मौका मिले निकलने का तो आप निकल सकते हो, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा एक सवाल आया है गोदरेज प्रॉपर्टी पे। मल्लिका अर्जुन साहब जो कि हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछें कि गोदरेज प्रॉपर्टी को क्या इन भाव पर ऐड करना चाहिए? प्रदीप सर, आप क्या मानते हो?
देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी में तो दम है, लेकिन द कंसर्न इज वैल्यूएशन। मुझे लगता है कि रिसेंटली आप देखेंगे एक बेस बिल्ड हुआ था, बेस बिल्ड होने के बाद धीरे धीरे जो है स्टॉक फिर से ऊपर गया, बाद में फिर से नीचे आने का कोशिश हो रहा है। 2024 का एक फरवरी का बेस था ऑलमोस्ट 1930 1900 के आसपास। अगेन रिसेंटली हमने देखा अगस्त 25 में भी एक डिप लगाया था ऑलमोस्ट 1930 के आसपास अगेन। तो मुझे लगता है कि 2000 अभी 22 के आसपास अभी चल रहा है। करेंट जोन से थोड़ा अवॉइड कीजिए, 2-4 दिन वेट करके जाइए। 1970 1960 के आसपास मुझे लगता है कि एक बार आता है तो आप बाय करके जा सकते हो। अच्छा काउंटर है, इनफैक्ट रियल एस्टेट को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ। और नोएडा पे बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट में काम भी चल रहा है, ग्रेटर नोएडा पे एंड इनफैक्ट गुड़गांव में भी बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि सर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, लेकिन और थोड़ा यहाँ से 40-50 रुपीज अगर नीचे आ जाता है तो उस केस में पोजीशन बिल्ड करना सही होगा। ये प्रदीप सर, कोलकाता की मार्केट को छोड़ के आप नोएडा की मार्केट ट्रैक कर रहे हो, ऐसे कैसे? एक्चुअली अभी ज्यादा थोड़ा दिल्ली आना जाना हो रहा है। लास्ट 1.5 महीने में तो मैंने 2 बार 3 बार आ गया, अभी फिर से मैं आ रहा हूँ 4 तारीख को। तो चलिए बढ़िया। कहीं ना कहीं चीज दिख रहा है सामने, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रैक कर लेता हूँ सर। ले रहे हो क्या, कोई मकान वकान खरीद रहे हो क्या इधर, या बड़ा कोई बिल्डिंग बिल्डिंग खरीद रहे अभी हो, तो प्लानिंग फ्लोर खरीद नहीं रहे हो? किया, मुझे लगता है कि जल्दी प्लानिंग करना पड़ेगा। चलो बढ़िया है, आइए, स्वागत है आपका नोएडा में इस बारी फिर से। लेकिन हाँ, नोएडा की मार्केट में एक्सपेंशन कर रहे हैं, और इनफैक्ट पैन इंडिया इनका एक्सपेंशन चल रहा है। सो कंपनी ठीक है, बस वैल्यूएशन पार्ट सच में कंसर्न है। एक मनीष जी का सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि एससीआई लाल यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड के शेयर हैं इनके पास 62 रुपये में, 8 महीने से होल्ड कर रहे हैं, 20% का लॉस है। ये शायद डीमर्जर के बाद से इन्होंने खरीद रखा है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, अभी 212 के आसपास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चल रहा है। रिसेंटली काप एंड हैंडल पैटर्न बिल्ड हुआ था डेली कैंडल पे, उसके बाद हमने देखा 240 के आसपास एक टॉप बिल्ड हुआ। और कौन सा स्टॉक सर आपने बताया? शिपिंग शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया। राइट? जी, लैंड वाला, दूसरा वाला, ये वाला नहीं। ओके, एक सेकेंड, जो 48 वाला चल रहा है। जी 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 जी। ओके, सो एक सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ, अभी 48.96 के आसपास चल रहा है। एक बेस रिसेंटली बिल्ड हुआ था ऑलमोस्ट 43-45 के अराउंड, अभी 48 के अराउंड चल रहा है। अभी ट्रेंड सर नेगेटिव ही है, ट्रेंड तो इमीडिएट लेवल पे कुछ यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 55 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो उस केस में एक बार पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और लॉस मेकिंग कंपनी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 187 करोड़ के आसपास लॉस ही पोस्ट किया है। तो ज्यादा कुछ यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखना मेरे ख्याल से सही नहीं है। 45 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए, जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है। लेकिन फ्रेश पोजीशन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, फंडामेंटली भी प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही खराब है। और जिस तरीके से नीचे आया है, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट लेवल पे फंडामेंटल यहाँ पे कुछ चेंजेस होने वाला है। और 200 करोड़ के आसपास लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है, 2000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 200 करोड़ लॉस पोस्ट कर रहा है, लगातार नीचे आ रहा है। 45 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। तो 45 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और उसके हिसाब से अपनी कॉल लीजिएगा। आप ऑलरेडी लॉस में हैं, लेकिन 45 आपके लिए एक अल्टीमेट स्टॉप लॉस तौर पे काम करेगा। श्री ओम दलाल साहब हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स 1 साल के लिए लग रहा है क्या एंट्री करने लायक? देखिए, बिजनेस पे तो दम है बहुत, और जिस तरीके से थोड़ा बहुत अभी बेस के आसपास आ चुका है, मेरे ख्याल से उनको थोड़ा वेट करना चाहिए। 1280, 1280 ज्यादा दूर नहीं है, 1307 चल रहा है अभी, तो 1280 1285 के आसपास एक स्टॉप लॉस जो है उनको मेंटेन करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा, इफ यू वांट टू ऐड 1285 के आसपास कभी भी आता है, आप ऐड करके जाइए किसी को अगर फ्रेश इस सेगमेंट पे आना है तो। ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो करंट जोन से एक बार जो है अवॉइड कीजिए। अभी यहाँ से 20-25 पॉइंट नीचे आता है तब जाके आप एक्यूमुलेशन करके जाइए। तो यहाँ नहीं, 20-25 रुपये नीचे और मिले, वहाँ से आप एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। खराबी बिजनेस में तो नहीं है, लेकिन ठीक है, समय अभी अगेंस्ट है इसके, इसलिए थोड़ा सा नीचे है। वैसे भी हाल में ही इसने नया अपना ऑल टाइम हाई भी हिट किया, तो थोड़ा नीचे आना बनता भी है। इसके अलावा अब एक और सवाल ले लेते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल आया है वो है खास तौर से ATGL को लेकर, अदानी टोटाल को लेकर 646 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है वैभव जी ने, और इनके पास साथ ही साथ NSDL के शेयर भी हैं करीब करीब 1309 रुपये के दाम पर। क्या करना चाहिए इन दोनों में?
देखिए, बेसिकली अदानी टोटल गैस एटीजीएल अभी 641 के आसपास चल रहा है। बहुत ही अच्छा बेस बिल्ड हुआ है, ऑलमोस्ट 600 के आसपास, इनफैक्ट 580 के आसपास बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। अभी के लिए मुझे लगता है कि 600 के आसपास एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्टॉक ऊपर आ रहा है बेस बना के। नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है 675 680, मतलब 700 की तरफ जा रहा है स्टॉक। वेट कीजिए। अभी किसी को अगर बाय करना है करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। मुझे लगता है कि 700 इज कमिंग सून। एनएसडीएल आईपीओ के बाद जबरदस्त चला, बाद में थोड़ा हमने देखा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, और अभी जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1140 के आसपास, 1140 के आसपास एक सपोर्ट है। इफ यू वांट टू बाय, आप बाय करके जा सकते हो। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहने वाला है, मुझे लगता है कि 1180 1170 के आसपास कभी भी आता है। सो आप एक्यूमुलेशन करके जाइए। फिलहाल न्यू लिस्टिंग है, ज्यादा चार्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन एनएसडीएल जिस बिजनेस पे है, जिस सेगमेंट पे है, मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू से। मुझे लगता है कि 1650 1700 का भाव भी यहाँ पे पॉसिबल है। एक डेढ़ साल का व्यू रहेगा, न्यू लिस्टिंग है, तो हो सकता है कि जब भी आईपीओ होता है, आईपीओ होने के बाद कुछ भी हाई होता है, हाई होने के बाद वो कंसोलिडेशन में जाता है। सो अभी कंसोलिडेशन ही होने वाला है। मुझे लगता है कि हायर टाइम फ्रेम में 1300 और नीचे के लेवल पे 1200, 1200 से 1300 के अंदर ही घूमने वाला है कुछ दिन। लेकिन 1180 1175 के आसपास कभी भी आता है, आप बाय ऑन डिप करके जा सकते हो। तो कोई भी गिरावट मिले आप खरीदारी कर सकते हैं। नया आईपीओ है सो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर कहीं नीचे मिल जाए तो एक अच्छी खरीदारी का मौका आपको एनएसडीएल ज़रूर देगा। इसके अलावा एक सवाल आया है इंडसइंड बैंक पर। 766 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 100 शेयर हैं। प्रदीप सर, एक ऑब्जर्वेशन है कि जितनी भी कंपनियां निफ्टी से बाहर गई हैं वो सब बहुत खुश रही हैं, सब ने बढ़िया रिटर्न दिया है, और अब इंडसइंड बैंक जा रहा है। क्या करना चाहिए? देखिए, सर बात तो आपने सही बोला, बट इंडसइंड बैंक का रिसेंटली जो डेरिवेटिव का प्रॉब्लम आया था, देखिए उसके बाद इंडसइंड बैंक ठीक से परफॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट 850 के ऊपर ना सस्टेन नहीं कर पाया। 850 के ऊपर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे, जितना बार आया 850 से फिर से नीचे आ गया। सो अकॉर्डिंग दैट अभी 760 के अराउंड चल रहा है। रिसेंटली हमने देखा जो सपोर्ट लिया था ना, ऑलमोस्ट 630 620 के अराउंड सपोर्ट लेके ऊपर आया था। फिर से नीचे ही आ रहा है लगातार। अभी तो कोई सपोर्ट मैं नहीं देख पा रहा हूँ करंट जोन से। 720 725 से अगर एक बार सपोर्ट लेता है, होल्ड कर पाता है 720 को, तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार 800 के ऊपर पॉसिबल है। लेकिन मैं इस बैंक पे कंफर्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे क्लैरिटी जो है वो आना अभी बाकी नहीं है। मैनेजमेंट में भी रिसेंटली चेंजेस हुआ है, और नेक्स्ट क्या व्यू होगा, एक बार अगर मैं प्राइस एक्शन के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टोरी अलग होता है, प्राइस एक्शन अलग होता है। प्राइस एक्शन ऑलवेज फास्ट चलता है। तो 850 इसके ऊपर ही मैं इंडसइंड बैंक को बाय करूंगा। अदरवाइज मैं अभी के लिए तो एक बार इग्नोर करना पसंद करूंगा। जिनके पास है 720 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करके जा सकते हो। ओके, तो आप इंडसइंड बैंक में 850 के ऊपर कहीं खरीदारी करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर आप अवॉइड करके चल सकते हैं। अ, एक सवाल आया है ट्रांस रेल लाइटिंग को लेकर अरिहंत योगी साहब का। पहले तो ये आपके बड़े प्रशंसक हैं, आपके फ़ैन भी हैं। ये पूछ रहे हैं कि 776 पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, ट्रांसलेंट लाइटिंग वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है, और पहली बार हमने कवर किया था मनी 9 पे ही, 700 के आसपास कॉल दिया था। विवेक जी का शो था सुबह सुबह। 750 का टारगेट अचीव हुआ। बाद में हमने फिर से एक दिन कॉल दिया था 820 से 850 का टारगेट, वो अचीव हुआ। 880 का टारगेट था, वो अचीव ना होके फिर से नीचे आ गया। सो मुझे जो ट्रांसलेंट लाइटिंग का फंडामेंटल समझ में, फंडामेंटल तो बढ़िया है, टेक्निकली जो मुझे समझ में और आया, आप जिस दिन ट्रांसलेंट लाइटिंग ऊपर आएगा ना उस दिन मत खरीदिए। आपको खरीदना है जब ट्रांसलेंट लाइटिंग नीचे आएगा, बेस बना रहा है, जिस दिन थोड़ा खराब है उस दिन आपको खरीदना है। आज 744 के आसपास का लो है, 765 चल रहा है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप देखेंगे एक जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 860 के अराउंड, 855 860 के अराउंड, वहां से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट अभी नीचे चल रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई होप एक कॉल हमारे पेड कस्टमर्स को भी हम एक बार दे दे, क्योंकि अच्छा बेस रिसेंटली बिल्ड हुआ है। और मुझे लगता है कि एक बार 705 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई जो कि 860 के अराउंड है वो भी आते हुए दिखेंगे, और 900 के ऊपर भी स्टॉक जाते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा, करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 705, और मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए 860, और सेकंड टारगेट 920, एंड उसके ऊपर भी और भी हायर प्राइस आपको देखने को मिलेगा। टाइम रहेगा 2 से 3 महीना। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है सर।
तो बहुत बढ़िया स्टॉक है। फिलहाल आपके लिए राय यही है कि आप यहाँ पर बने रह सकते हैं और जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उनको भी देख सकते हैं। एक सवाल गगन अग्रवाल साहब का आया है, ये पूछ रहे हैं कि वेंट इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? ये 5 से 7 साल का समय दे सकते हैं और एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे निवेश करने की सोच रहे हैं, क्या इन्हें करना चाहिए? सर एक बार मुझे और नाम बताएंगे? वेंट, WENDT, वेंट इंडिया। ओके। तो देखिए अभी 9,917 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि रिसेंटली एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 11,740 के आसपास, फिर से टॉप बना के नीचे आ रहा है। अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 9,560 के आसपास, 9,560 के आसपास। एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। करंट जोन से तो बाई करने का सलाह मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत खराब हो चुका है। तो स्ट्रक्चर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर में स्टॉक परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। मैं फंडामेंटली नहीं देखा, मैं टेक्निकली के आधार पे मैं आपको बोल रहा हूँ, करेंट जोन से थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। एक एक बात बताना प्रदीप सर कि लो वॉल्यूम स्टॉक है, तो इसका जो टिक होगा वही इतना बड़ा होगा कि 905 9,500 तो ऐसे ही ले जाएगा। सो स्टॉप लॉस क्या 9,500 ही मेंटेन करना होगा? देखिए ये 9,500 ही मेंटेन कीजिए, क्योंकि ज्यादा इसमें मैं कुछ आप मूवमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत खराब हुआ है और वॉल्यूम ज्यादा नहीं आता है। और जहाँ पे स्ट्रक्चर खराब है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं आता। आप देखेंगे 2,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो एक्चुअल में मैं अवॉइड ही करता हूँ। जो 1,500 करोड़ 2,000 करोड़ वाला कंपनी होता है, अगर ज्यादा फंडामेंटली अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगता है, तो मैं तो अवॉइड करता हूँ। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे -10% है। सो एटलीस्ट सेल्स ग्रोथ भी 7 साल में ऑलमोस्ट 6.8% रहा है। सो ऐसा कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, तो आई थिंक अवॉइड करना बेटर रहेगा। और जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है और इतना हाई वैल्यूएशन स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप फंसने वाले हो सकता है कि आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। 9,500 के आसपास एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए, फ्रेश बाय तो नहीं करना है। ओके, तो फ्रेश बाय आप अवॉइड करिए। आपके पास है तो 9,500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप अपनी पोजीशंस को यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रदीप सर की राय है। इसके अलावा एक सवाल आया है स्वप्निल जी का, ये हमारे मेंबर भी हैं। इनके पास तिलक नगर इंडस्ट्री है 512 रुपए के दाम पे, और कजारिया सिरामिक है 1,290 रुपए के दाम पे। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए तिलक नगर इंडस्ट्री मुझे कंपनी बहुत बढ़िया लगता है, और मुझे लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड बहुत पॉसिबल है। और रिसेंटली हमने कॉल भी दिया था ऑलमोस्ट 380 के आसपास, अभी तो 478 चल रहा है। मुझे लगता है कि रिसेंटली एक जो टॉप बिल्ड हुआ है 530, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ब्रेकआउट के बाद जो कंसोलिडेशन होता है चार्ट में, अभी वही कंसोलिडेशन हो रहा है। 470 से लेके 485 490 एक कंसोलिडेशन जोन है। कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद आपको फिर से ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है बने रहिए, फंडामेंटल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और सेगमेंट भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और एक बार आपको फिर से 550 के ऊपर आता हुए दिखेंगे। कजरिया सिरामिक्स अभी 1253 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली बहुत शानदार बेस बनाया ऑलमोस्ट मई 2025 में ही बेस बनाया ऑलमोस्ट 800 के अराउंड। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी जो है ऊपर आ रहा है। एक रिसेंटली सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 1160 के आसपास। तो जिनके पास करेंट जोन से है 1160 65 एक जो जोन है, वहाँ पे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करने वाला है। आई डोंट थिंक कि इसके नीचे आएगा, इसके नीचे नहीं आने वाला। अब बने रहिए। नेक्स्ट जो टारगेट आएगा इसका, मुझे लगता है कि 1450 1500 इज कमिंग सुन। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, सिद्धार्थ नाथ साहब हमारे मेंबर भी हैं। इन्होंने नावा यानी कि नव भारत वेंचर के शेयर ले रखे हैं 657 रुपए के दाम पर। ये शॉर्ट और मीडियम टर्म टारगेट्स पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए इसमें? डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने भी कॉल दिया है। आई थिंक कुछ 5-7 दिन पहले ही का बात है। हमने 650 और 655 के अराउंड हमने कॉल दिया है। और मेरा टारगेट थोड़ा नवा में लंबा है। 740 का मुझे लगता है कि पहला टारगेट आना चाहिए, क्योंकि 710 के आसपास टॉप बना के उस दिन से नीचे आ गया। और मार्केट सेंटीमेंट खराब है, तो सस्टेन हो नहीं पा रहा है। इनफैक्ट कल भी ऑलमोस्ट 696 के आसपास गया था, 650 के आसपास जाके फिर से नीचे फिसल गया। तो अभी 664 के आसपास नवा चल रहा है। मेरे ख्याल से तो आपको वेट करना चाहिए। 740 750 इजीली पॉसिबल है। करेंट जोन से तो 100 पॉइंट आप साइड मैं देख पा रहा हूँ। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 625 के अराउंड। 625 620 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशंस के अंदर यहाँ पर बने रह सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल आया है हमारे पास ममता जी का। ये सवाल इन्होंने पूछा है, पहली चीज़ तो वेस्टर्न कैरियर इनके पास है 133 रुपये के दाम पे, और दूसरा एंजल वन 2510 रुपये के दाम पे यहाँ पर भी खरीदारी है। सो इन दोनों को लेके कोई राय आपकी तरफ से?
देखिए एंजल वन ना बहुत नीचे आ रहा है। लास्ट 4 से 5 दिन हमने देखा जिस तरीके से एंजल वन, बीएसई जैसे स्टॉक्स जो डेरिवेटिव में थोड़ा वॉल्यूम कम आएगा उसके चलते जो सेबी चेयरपर्सन का न्यूज आया था, उसके बाद लगातार नीचे आ रहा है। लेकिन मैं तो बोलूंगा एंजल वन अभी 2342 के आसपास चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा और नीचे आता है 2250 2280 के आसपास, आपको बाय ऑन डीप करके जाना चाहिए। और ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट भी मुझे बहुत ही पसंद है। शॉर्ट टर्म में वर्टिलिटी रहने वाला है, लॉन्ग टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। वेस्टर्न कैरियर अभी 129 के आसपास चल रहा है, चार्ट में अच्छा लग रहा है। सपोर्ट है 122 के अराउंड, 122 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है शॉर्ट टर्म में 137 138। 137 138 के आसपास के लेवल्स जो है वेस्टर्न कैरियर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और एंजल वन को लेकर भी राय दी गई है। इसके अलावा द्वारकेश अभिजीत जी पूछ रहे हैं कि इसमें एवरेज करना चाहते हैं, कहां पर एवरेज कर सकते हैं? कौन सा? द्वारकेश शुगर। ओके। दो के शुगर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्यों एवरेज करना चाहते हो? ऐसा तो कोई ज्यादा इसमें कुछ मोमेंटम आया नहीं। और शुगर जैसे स्टॉक्स बहुत टाइम हो गया कि मोमेंटम कुछ भी नहीं आ रहा है। जहाँ पे वीकली चार्ट, डेली, मंथली तीनों कैंडल ही खराब है, और जहाँ पे पॉसिबिलिटीज अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। 740 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। अब देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 साल का नेगेटिव -46% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे -28% के आसपास है। तो जहाँ पे फंडामेंटल नहीं है, जो सेक्टर नहीं चल रहा है, वहां पे एवरेज करने का मतलब है अल्टीमेटली जानबूझ के आप अपना पैसे को जो है कंफ्यूज कर रहे हो, पैसे को लूज कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से एक उछाल का वेट कीजिए, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 35.50 के आसपास, या ऐसे ₹5 नीचे। कभी भी आता है आपको वेट नहीं करना, बेच देना है, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी खराब हो चुका है। और कभी भी उछाल मिले तो एग्जिट करने की सलाह रहेगा, और एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, फ्रेश भी बाय अभी नहीं करना चाहिए। ओके, नई खरीदारी से अब बचें और 35 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ये प्रदीप सर की राय है। L&T फाइनेंस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया है क्या इसमें? राहुल वर्मा जी पूछ रहे हैं, 2 साल का उनका नजरिया है। L&T फिनेंस देखिए अभी, L&T फिनेंस, जेएम फाइनेंशियल्स, ऐसे स्टॉक्स में हमने देखा कि रिसेंटली, मैं एक बार मंथली चार्ट देखूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे मंथली चार्ट में एक चीज तो क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे कि रिसेंटली एक लो लगाया था ऑलमोस्ट 195 के अराउंड। और L&T फाइनेंस को लेके मैंने कॉल भी दिया है 200 के आसपास। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसमें ब्रेकआउट आ चुका है। नेक्स्ट टारगेट 280 300, उससे पहले स्टॉक रुकेगा नहीं। और मंथली जब भी ब्रेकआउट आता है बहुत ही शानदार चलता है। हो सकता है नेक्स्ट 2 से 3 महीना 4 महीना लग जाए। 285 300 इज वेरी कमिंग सुन। आप होल्ड करके रखिए, बने रहिए। और ये जो शुगर वाला कंपनी को लेके सर आपने क्वेश्चन किया था ना, मुझे एक याद आ गया। आज से आई थिंक कुछ साल पहले, 2 3 साल पहले ही किसी ने राणा शुगर को लेके भी क्वेश्चन किया था। तो मेरा सलाह वही था कि जो सेक्टर नहीं चल रहा है आप जबरदस्ती बाय करेंगे तो प्रॉब्लम वही हो जाता है कि चलता नहीं है। राणा शुगर भी देखेंगे अभी 14 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली 2022 में ही 42 के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो एंटर शुगर काउंटर उतना परफॉर्म किया नहीं कुछ। और जहाँ पे मैं भी जाना पसंद करूंगा अगर फंडामेंटल अच्छा है तो अगर फंडामेंटल बढ़िया नहीं है, ट्रेंड खराब है, तो वहाँ पे जबरदस्ती एवरेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो शुगर में जरा एक नाम देखना, EID पैरी ऑल टाइम हाई बना रहा है। हाँ वही है, वही सर मैंने बताया कि ऑल स्टॉक पे आपको जो है रहना नहीं है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। ऑल टाइम हाई बना रहा है। रिसेंटली एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1250 के आसपास, अभी 1148 के आसपास है। ये हेल्दी करेक्शंस पे आया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक को आपको होल्ड रखना चाहिए। 1050 1060 के आसपास जो एक रिसेंट लो था वीकली में, तो मुझे लगता है कि वहां पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। बहुत जल्दी आपको फिर से इस स्टॉक में ऑल टाइम हाई एंड उसके ऊपर भी आते हुए दिखेंगे। राज साहब का सवाल आ रहा है पेटीएम को लेके, 1120 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए पेटीएम को लेके क्या है, रिसेंटली पेटीएम को लेके क्या है, अब मैं लास्ट 2 दिन से देख रहा हूँ कपिल शर्मा शो। तो वहाँ पे पेटीएम का जो सीईओ है विजय शेखर शर्मा जी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मुझे अच्छा लगा। अब आज से अगर आप कुछ महीने पहले चले जाएंगे, जो पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया था और अलग अलग कंप्लाइंस फेल हुआ था, वो तो नॉर्मल किसी बच्चे को भी पता था कि ये कंप्लाइंस फेल हो रहा है। अब पता नहीं क्यों पेटीएम को पता नहीं था।
अब उसके बाद हमने देखा पेटीएम पेमेंट बैंक का जो डायरेक्टर है ना, आप वेबसाइट में जाके देखेंगे जो डायरेक्टर्स में इतना पावरफुल लोग अभी आया है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट इसमें जो है मोमेंटम इसीलिए आया है क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ है, थोड़ा बिजनेस में रेवेन्यू चेंजेस आया है। उस टाइम पे हमने देखा कि 500 के नीचे भी चला गया था, 500 600 700 धीरे धीरे एक बेस बना के ऊपर आ रहा है। प्रॉब्लम ना डे वन से स्टार्टिंग है। आप 2000 के आसपास जब आईपीओ लिस्टिंग हुआ था, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 2000 के आसपास इतना जो है फंसाया क्यों लोगों को? उसके बाद हमने देखा सालों साल परफॉर्म हुआ नहीं। रिसेंटली जाके सर 1100 के ऊपर जो है स्टॉक सस्टेन किया और हमने भी कॉल दिया। मुझे लगता है कि पहला टारगेट जो यहाँ पे मेरा था ऑलमोस्ट 1260-70 के आसपास, वो टारगेट अचीव है। रिसेंटली 1100 के बाद स्टॉक नॉन स्टॉप चल रहा है। तो आप इतना दौड़ रहे हो तो आपको तो रेस्ट लेना पड़ेगा। तो अभी पेटीएम थोड़ा मुझे लगता है कि रेस्ट लेने का कोशिश कर रहा है। 1255 चल रहा है, हो सकता है कि एक बार आपको 1220 1225 तक भी आ जाए। सो अकॉर्डिंग दैट मुझे लगता है कि फिर से यहाँ पे फॉलो अप बाइंग पॉसिबल है और फिर से स्टॉक 1450 1500 जाने के लिए रेडी हो सकता है। जिन्होंने आईपी ऐसे भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो आईपीओ के डे से अभी भी होल्ड करके बैठा है, तो उनके लिए थोड़ा रिलीफ है, एटलीस्ट ऊपर जाने का कोशिश हो रहा है यहाँ पे। और कल ना एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट मैंने सुना विजय शेखर शर्मा जी का, कि उन्होंने एक बात बोला है और मैं कल रात को लेके सोच ही रहा था। उन्होंने बोला है कि आपके जिंदगी में ना अ, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम खर्चा होना चाहिए, क्योंकि सरवाइव आप कभी भी फेल हो जाओ जिंदगी में, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो उतना पैसा उतना सरवाइव करने के लिए उतना कम पैसों में आपका अगर सर्वाइवल हो रहा है ना, तब जाके आपका जिंदगी बढ़िया से चल रहा है। लेकिन वो स्टेटमेंट अलग है। आज से 2 दिन पहले मैंने देखा और आज से 2 साल पहले मैंने और एक खबर पढ़ रहा था। रॉयल्स रॉयल्स रे के रात को ड्रिंक एंड ड्राइव एंड दिल्ली के सड़कों पे ही जो है एसीपी को ठोक दिया, पेटीएम के जो सीईओ है, उनके बाद जो उनको अरेस्ट किया गया। और उसके बाद जो है अलग अलग न्यूज मीडिया पे सामने आया। तो आज आज से 2 दिन पहले का जो विजय शेखर शर्मा जी को मैंने देखा और आज से 2-3 साल पहले का जो विजय शेखर शर्मा जी को मैंने देखा, दोनों में डिफरेंस मैंने बहुत देखा। और बीच में होता है ना, आदमी जो है थोड़ा बहुत जिंदगी में टॉप से जब नीचे आता है ना, उसके बाद ही उसको पता चलता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे लगा पीएम में जो अभी मोमेंटम बेस बिल्ड हुआ है सर, अच्छा है। 1100 के आसपास सपोर्ट है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि 1550 1600 के आसपास जाने के लिए रेडी हो सकता है। मैं फंडामेंटली भी कंपनी को ट्रैक करता हूँ, टेक्निकली भी देखता हूँ, और ऑब्वियसली मैं क्योंकि विजय शेखर शर्मा जी को बहुत टाइम से मैं साइकोलॉजिकली उनको ट्रैक कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत बता दिया। नहीं, वो लाइन क्या बोली, एक बार फिर से बोलना आप, प्रदीप सर। कौन सा? जो वीएसएस ने बोला है, विजय शेखर शर्मा साहब ने बोला है जो, वो कौन सी लाइन थी? वो लाइन ऐसा था कि आपके जिंदगी में आप जितना भी ज्यादा पैसा हो जाए, मतलब कपिल जी उनको एक क्वेश्चन कर रहे थे कि सर जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? बोला सर 1-2 लाख मंथली खर्चा, उससे तो ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने वहां पे ऐसा एग्जाम्पल दिया कि आपके जिंदगी में ऑलवेज हमेशा क्या होता है ना, हम जब जिंदगी में बड़े होते सक्सेस आता है तो हमारा जो लिविंग कॉस्टिंग है ना, आप इतना ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं, बाद में जाके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो वो जो लाइफ स्टाइल है वहां से हम नीचे आने के लिए रेडी नहीं होते, तब जाके लाइफ में क्राइसिस आ जाता है। तो उनका कहना 2 दिन पहले वही था, मैं सुन रहा था बहुत, लेकिन वही है। 2 दिन पहले का जो स्टेटमेंट मैंने देखा और आज से 2 साल पहले का जो हरकतें मैं देख रहा था, दोनों अलग है। तो आदमी झटके खाने के बाद ही उनको समझ में आता है। नहीं, इंटरेस्टिंग, मैंने इसलिए पूछा ये बात दोबारा आपसे कि वो कह रहे हैं ज़िंदगी जीने के लिए कम खर्चे की ज़रूरत है, और उन्होंने खुद 100 करोड़ का मकान खरीदा है। सो यस एग्जैक्टली। कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर होता है, तो वो शायद वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। 6000 एकड़ के मकान में वो रहते हैं, और वो भी दिल्ली के लुटियन जोन में। सो अपने आप में ही वो मकान की कीमत क्या होगी, अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद वो एग्जैक्टली। स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जीने के लिए कम पैसे की ज़रूरत होगी। एनीवेज, अभी भी जो पेटीएम है वो अपने इशू प्राइस से काफ़ी नीचे है। 2100 रुपये का इशू प्राइस है, और वहाँ से काफ़ी नीचे ये शेयर अभी भी कामकाज कर रहा है। हैविंग सेड दैट, लेकिन ये शेयर साल के नए ऊपरी स्तरों पर ज़रूर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल आया है जीएमडीसी को लेकर। पांडे जी का सवाल है, 600 शेयर ले रखे हैं 428 रुपये के दाम पे पांडे जी ने, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए अभी 416 के आसपास चल रहा है, एक बेस सपोर्ट है ऑलमोस्ट 385 390 के अराउंड। अभी थोड़ा स्टॉक नीचे आ रहा है, एक बार 407 405 आने के लिए रेडी हो रहा है। बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 390, लेकिन फ्रेश बाय अभी करेंट जोन से नहीं करना। अगर स्टॉक एक बार 455 को ब्रेक करता है, तब जाके यहाँ पे रैली पॉसिबल है।
तो जीएमडीसी के संदर्भ में एक राय दी गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहाली से एक दर्शक मौजूद हैं, दिवाकर गिरी साहब मौजूद है, काफ़ी देर से मौजूद है इनफैक्ट। गिरी साहब नमस्कार, और पहले तो सॉरी आप काफ़ी समय से मौजूद रहे, हम आपसे बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया गिरी साहब। क्या सवाल है आपका? कोई बात नहीं सर। सर मेरे पास हिंदुस्तान जिंक का शेयर है, 20 शेयर है 600 ग्रेड पे। ओके, तो गिरी साहब आपको डिविडेंड तो मैंने इसमें अभी मिलता तक रहता एवरेज, होगा रेगुलर? हाँ जी डिविडेंड मिलता है। मैंने सोचा था एवरेज करने का, बट मुझे लगा शायद और नीचे आ सकता है, तो ओके। मैंने अभी तक एवरेज किया। तो मेरा ये सवाल है कि क्या एवरेज करूं या मुझे एग्जिट करना चाहिए? क्योंकि तो और गिरी साहब बहुत सारे आपने जो स्टॉक्स हैं जो समय मुझे अवधि लगते हैं रखी कि है इसके अच्छा लिए, चलेंगे। कितने समय के लिए आप होल्ड सर ये करोगे? लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मोर देन 2 ईयर्स। मोर देन 2 ईयर। ये खरीदारी है कब की आपकी वैसे गिरी साहब? पिछले साल की है, एग्जैक्ट है नहीं आता, बट अगस्त सितंबर के पहले कहीं है। अगस्त सितंबर से पहले की, तो करीब करीब 30 हाँ रुपए तो आपको डिविडेंड ही आ गया होगा इसमें, मोटा मोटा हाँ जी। पर शेयर। हाँ जी। तो आपकी कॉस्ट तो कहीं होगी 570 रुपए के आसपास, राइट? हाँ लगभग बोल सकते हैं। तो क्या करना चाहिए प्रदीप जी? इनके पास हिंदुस्तान जिंक के शेयर हैं, एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं, कहाँ एवरेज करना चाहिए? मुझे लगता है कि सर टेक्निकली देखा जाए तो जिस तरीके से स्टॉक नीचे आया है, अभी एवरेज नहीं करेंगे तो ही अच्छा है। एक बार वेट कीजिए आप, रिसेंटली एक लो लगाया था ऑलमोस्ट 384 के अराउंड। सो मैं तो लास्ट 384 तक स्टॉक में वेट करूंगा, लेकिन बेस बना के ऊपर गया, फिर से कंसोलिडेशन ही हो रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 महीना ना एक कंसोलिडेशन होने वाला है। तो जबरदस्ती इमीडिएट लेवल पे आप एवरेज ना करिए तो अच्छा है। 384 380 का अराउंड सपोर्ट है। एक बार नेक्स्ट 2 से 3 महीना ना ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हलचल यहाँ पे हो रहा है। अगर 465 470 के जो जोन है वो ब्रेक होता है और ऊपर के साइड जाता है, तो स्टॉक फिर से एक बार पॉसिबल होगा, आपको 550 560 आता हुआ दिखेगा। लेकिन जब तक 465 ब्रेक नहीं होके होल्ड कर पाता है ना, तब तक यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि टाइम टेकिंग वाला मामला यहाँ पे है, और 2 से 3 महीना टाइम और लगने वाला है। 385 का एक सपोर्ट है, स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अभी एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा इस काउंटर में। तो अभी आप एवरेज ना करें, थोड़ा सा और नीचे कहीं मिल जाए गिरी साहब, तब आप एक बार को एवरेज करें, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। मोहित मावी जी का एक सवाल आया है एचबीएल इंजीनियरिंग को लेकर। ये 2 से 3 महीने के लिए शेयर में पूछ रहे हैं, करना क्या चाहिए? आपने इसमें कुछ देख रहे हो ऐसा? सर एसबीएल इंजीनियरिंग में मैंने कॉल दिया था 700 के आसपास, और मेरा टारगेट है ऑलमोस्ट 850 और उसके बाद 900 के ऊपर। सो 700 के आसपास मैंने मनी 9 पे भी कॉल दिया था। आई थिंक संदीप जी के साथ ही मैं उस दिन शो कर रहा था। तो 778 के आसपास अभी चल रहा है मेरे ख्याल से। तो आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, मल्टीपल रेजिस्टेंस क्रॉस करके अभी ट्रेड हो रहा है। चार्ट में क्लियर कट इंडिकेटर ऊपर जाने का ही है। अभी अगर 2-3 हफ्ता नहीं चलता कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म एक बस हेल्दी करेक्शन हो सकता है। करेक्शन में आपको एक बार 755 760 तक आने का पॉसिबिलिटीज दिख रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई और आते हुए दिखेंगे। 850 900 इज कमिंग सून। तो आपको एक राय दी गई है एचबीएल में, और 800 रुपये प्लस यहाँ पर शायद आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मुकेश गुरु जी के हैंडल से एक सवाल आया है रेडिंगटन को लेकर। आप इसे ट्रैक कर रहे हो क्या? एक तरफा चला था, फिर एक तरफा नीचे आ रहा है, क्या किया जाए अब? रेडिंगटन ओके, अभी ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 237 के आसपास, और मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। सर एक इस बीच एक ब्रेकआउट आ रहा है, पहले मैं नाम बता देता हूँ। कंपनी का हाँ जी नाम है बोलिए ना। पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड। करेंट जोन से बाय करना है पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड को, क्योंकि आज मुझे लास्ट में ही कॉल देना था, तो मैं सोचा कि अभी बता दूं आपको। तो करेंट जोन से बाय करना है, 1146 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बेस बनाया है इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम और दिखाई दे सकता है। एक बार टारगेट रहेगा 1185 का, और सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 1220 का। तो 1185 एंड 1220 का दोनों टारगेट के लिए मुझे लगता है कि 3 से 4 हफ्ता, मैक्सिमम 1 महीना लग सकता है। 1225 1230 इजीली पॉसिबल है। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 1105 1105 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके करेंट जोन से नेक्स्ट 1 महीने का व्यू आप रखिए। मैक्सिमम 1230 1235 इजीली पॉसिबल है। पहला टारगेट रहेगा 1185। 1185 पहला टारगेट, 1220 दूसरा टारगेट। कोई मूवी देखने जा रहे हो क्या प्रदीप सर? नहीं सर, नहीं, मुझे लगा मूवी देखा देखना था चाह रहे हो 20 तो में शायद। सर, सैयारा देख के आया था। दोस्त लोगों ने सैयारा देख के इतना सैयारा सैयारा मचा दिया, तो देख के आया था। बाकी तो मूवी वूवी देखा नहीं है, बहुत दिन हो रहा है। आप लोग छुट्टी नहीं दे रहे हो सर। नहीं तो प्रदीप सर, वो मैंने मूवी का वो देखा था, जो एड वेड आ रहा था इंस्टा पे, रील वील आ रहा था, लोग रोने लग गए थे मूवी देख के। आप भी रो रहे थे क्या?
नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रोया, मुझे अच्छा लगा एक्चुअली सर। ये एज का फैक्टर है, मतलब जो 15 to 20 22 वाले एज है उनको अच्छा लगेगा, जो 25 से 30 के भीतर उनका एज है उनको एवरेज लगेगा, जो 30 के ऊपर है उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको लग रहा है ये क्या मूवी है, अच्छा नहीं है। बट मूवी अच्छा बनाया, अच्छे एक्टर थे, एक्ट्रेस थे, बहुत ही अच्छा। उनको देख के मुझे लगता है कि शाहरुख खान का बेटा मोटिवेट हो गया और वो आना चाहता है फील्ड में अभी। तो क्योंकि SRK को, बेटे को भी मैं देख रहा था कि वो, उनका तो पहले ऐसा मोटिव मैं सुना था कि वो एक्टिंग लाइन पे आना ही नहीं चाहते। सो उस दिन मैं बस हॉल में बैठ के प्रिडिक्ट कर रहा था, जो ये जो पांडे जी का बेटा है, इतना अच्छे से इन्होंने एक्टिंग किया, तो आई थिंक SRK का बेटा भी जो है अभी सुधारने वाला है बहुत जल्दी। और 20 में न्यूज आ गया है 2 एक दिन में, तो अच्छा लगा सर, ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया है। और एक एक बात बताओ, आपने बोला 15 से 20 साल, 20 से 30 साल, और वो 40 साल प्लस वाले जो लोग होंगे वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनको क्या लगेगी वो मूवी? सर उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगेगा क्या देख रहे हो यार, जिंदगी में कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लो, अच्छे से सक्सेस सक्सेस पा जाओ, उनके लिए वो अच्छा है। 15 20 सालों में खून क्या होता है ना, थोड़ा गर्म होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर बहुत रहता है। 25 से 30 वालों के अंदर थोड़ा शादी का माहौल हो, थोड़ा जवानी रहता है। और बूढ़े लोगों को सर उतना पसंद नहीं आएगा ये जो यंग वाला मूवी है, तो उनको लगेगा कि ये मूवी खराब है, लेकिन मूवी ने अच्छा बिजनेस किया, अच्छा लगा मुझे, स्पेशली तो अच्छा लगा, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगा था। इंटरेस्टिंग ये है प्रदीप सर कि आप सामने बैठकर मुझे बुढ़ा कह रहे हो 40 साल प्लस वालों में, नहीं नहीं, ये मानना मैं ऐसे ही पड़ेगा। सोच रहा था, आप ऐसे ही सोचेंगे। लेकिन सर आपको लेके कंप्लेन भी है, मैं बताऊं। हाँ सर, बताइए। रचित जी, विवेक जी, दोनों ने मुझे बताया कि आप जब भी हम दिल्ली आते, आप दिल्ली रहते नहीं हो। पहली बार जब मैं दिल्ली आया, मतलब आज से 1 महीना पहले, आप थे मुंबई। सेकंड टाइम जब मैं दिल्ली आया, आप थे आई थिंक कानपुर, आप रक्षाबंधन के लिए गए थे। तो सर आप बोल तो लेते हो कि वेलकम, लेकिन उसके बाद आप टाइम नहीं देते हो। नहीं नहीं सर, उन दोनों के लिए वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन आपके लिए होगी। आपको कोलकाता आके मिलूंगा, आप टेंशन मत लो।